तो चलिए सीधे आज के इस सोर्स मटेरियल के डीप डाइव में चलते हैं। आज हम एक अलग चश्मा पहनने वाले हैं, एक बहुत ही स्केप्टिकल फाइनेंशियल एनालिस्ट का चश्मा। और हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी की जो मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटीज है ना, उनका एक सख्त ऑडिट करेंगे। रोजमर्रा की शानदार हेडलाइंस तो हम सब देखते हैं, लेकिन आज हम डिकोड करेंगे कि उस बैलेंस शीट के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। $150 सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सोर्स का ये एक बेहद चौंकाने वाला प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में हमारा रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 150 के लेवल तक जा सकता है। अब ये आंकड़ा हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर अर्थव्यवस्था के बेसिक स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी कमजोरियां छुपी हैं जो इतनी बड़ी गिरावट की तरफ इशारा कर रही हैं। तो आज के हमारे इस ऑडिट के 4 मुख्य हिस्से होंगे। पहला, द रूपी एंड गोल्ड ट्रैप। दूसरा, एक्सप्लोरिंग वर्सेस इंपोर्टिंग रिसोर्सेज। फिर हम बात करेंगे कॉम्पीटिंग विद चाइनीज प्राइसिंग की, और आखिर में देखेंगे द हिडन कॉस्ट ऑफ सब्सिडीज, एकदम टू द पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द रूपी एंड गोल्ड ट्रैप। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। सोर्स के डेटा के हिसाब से हम हर साल लगभग 800 टन सोना बाहर से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। और हमारा खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है? सिर्फ 1 टन के आसपास। मतलब हम इतना सारा सोना मंगाने के लिए लगातार बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, और यही चीज हमारे रुपए को अंदर ही अंदर बहुत कमजोर कर रही है। आपने अक्सर इकोनॉमिक्स की किताबों में पढ़ा होगा कि अगर करेंसी कमजोर होती है तो देश का एक्सपोर्ट रॉकेट की तरह बढ़ता है, राइट? लेकिन सोर्स का डेटा इस थियरी को पूरी तरह पलट देता है। पिछले 14 सालों में रुपया 60% से ज्यादा गिर चुका है, लेकिन क्या हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा? जी नहीं। जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से ये 25% से गिरकर 21% पर आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ करेंसी गिरने से एक्सपोर्ट का फायदा नहीं मिलता, इसके पीछे कुछ बहुत ही सीरियस स्ट्रक्चरल लूप होल्स हैं। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, एक्सप्लोरिंग वर्सेस इंपोर्टिंग रिसोर्सेज। अगर हमें स्ट्रैटेजी का फर्क समझना हो तो बस ये देखिए, चीन क्या कर रहा है। वो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से एक्सप्लोरेशन कर रहा है, समंदर के नीचे सोने की खदानें खोज रहा है, दुनिया भर में थोरियम माइंस खरीद रहा है। और दूसरी तरफ हम पोटाश और सल्फर जैसे बेसिक कच्चे माल के लिए भी पूरी तरह से विदेशी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। ये रणनीतिक गैप अपने आप में बहुत बड़ा है। इस डोमिनो इफेक्ट को यूरिया फर्टिलाइजर के उदाहरण से समझते हैं। हमारी डोमेस्टिक खपत है 40 मिलियन टन। हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर 30 मिलियन टन कर लिया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अभी भी 25% तो हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं ना। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, जो हम खुद बना रहे हैं उसका कच्चा माल भी बाहर से ही आ रहा है। तो जब तक हम इस इंपोर्ट पर टिके रहेंगे, ग्लोबल मार्केट के प्राइस शॉक्स सीधा हमारी इकोनॉमी को हिट करेंगे। अब जरा घरेलू एनर्जी प्रोजेक्ट्स का रियलिटी चेक देखिए। मान लीजिए अंडमान में गैस मिल गई, ये हुआ साल 1। फिर अगले 5 साल तो सिर्फ ये पता लगाने में निकल जाते हैं कि क्या ये कमर्शियली वायबल है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर असल में गैस निकालने में 9 साल या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन प्रोजेक्ट्स का जेस्टेशन पीरियड इतना लंबा होता है कि ये हमारे टिपिकल 5 साल के पॉलिटिकल साइकिल से मैच ही नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कंपीटिंग विथ चाइनीज प्राइसिंग। हम बड़े फख्र से खुद को दुनिया की फार्मेसी कहते हैं, लेकिन सोर्स एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट उठाता है। हमारी दवाइयां बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी कच्चा माल होता है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API, उसका 70% हम चीन से इंपोर्ट करते हैं। तो हमारी ये दुनिया की फार्मेसी वाली जो पूरी आइडेंटिटी है, वो असल में एक बहुत ही नाजुक और इम्पोर्टेड फाउंडेशन पर खड़ी है। और स्थापित ग्लोबल प्लेयर्स गेम कैसे खेलते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। सोर्स बताता है कि जैसे ही हमारे यहाँ PLI जैसी सरकारी स्कीम्स के तहत कोई नई फैक्ट्री खुलती है, तो वो जानबूझकर कच्चे माल के दाम 40 से 50% तक गिरा देते हैं, क्योंकि वो अपनी पुरानी मशीनों की कॉस्ट पहले ही निकाल चुके हैं। इसका नतीजा, हमारे नए उभरते मैन्युफैक्चरर्स अपना सेटअप कॉस्ट निकालने से पहले ही दम तोड़ने लगते हैं। तो सोर्स का ये सवाल बिल्कुल सटीक बैठता है। कोई घरेलू निर्माता 40 से 50% की भारी प्राइस ड्रॉप के सामने कैसे टिक सकता है? सच कहूं तो बिना किसी सॉलिड प्रोटेक्शन और एंड टू एंड सप्लाई चेन के इस तरह के रिग्ड प्राइसिंग माहौल में सर्वाइव करना नए उद्योगों के लिए लगभग इम्पॉसिबल है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर, द हिडन कॉस्ट ऑफ सब्सिडीज।
सोर्स के डेटा से साफ पता चलता है कि ये खेल का मैदान कितना असमान है। एक तरफ बड़े मेगा कॉर्पोरेशंस हैं जिन्हें 110% एसजीएसटी रिफंड्स और बिजली में भारी छूट मिलती है, और दूसरी तरफ हमारे छोटे मैन्युफैक्चरर्स यानी एसएमईज। इन बेचारों को क्रॉस सब्सिडाइजेशन का पूरा बोझ उठाना पड़ता है। मतलब बड़ी कंपनियों की छूट की भरपाई के लिए इन छोटे उद्योगों को 11 से 17 रुपए प्रति यूनिट के रेट से महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। ऊपर से भारी फ्यूल टैक्स, वो भी बिना इनपुट क्रेडिट के। ऐसे में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो बढ़ना ही है। अब इस नंबर को देखिए, 5.5 लाख करोड़ रुपए। सोर्स के मुताबिक ये वो रकम है जो राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर सिर्फ एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में फ्रीबीज यानी मुफ्त की योजनाओं पर खर्च कर देती हैं। अब एक एनालिस्ट के तौर पर सवाल ये उठता है कि जब हमारी लिमिटेड कैपिटल का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ जा रहा है, तो क्या इस पैसे का इस्तेमाल हमारे उद्योगों को ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था? और ये बात सोर्स के इस कोट में एकदम परफेक्टली कैप्चर की गई है। देश का जीवन 5 साल के चुनाव के संदर्भ में परिभाषित होता है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है। शॉर्ट टर्म चुनाव जीतने का जो प्रेशर है ना, वो अक्सर उस बजट ऑफ फोकस को खा जाता है जो हमें लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने के लिए चाहिए होता है। तो आखिर में सोर्स मटेरियल के इस पूरे एनालिसिस से एक बड़ा सवाल निकल कर आता है, क्या हमारे ये शॉर्ट टर्म आर्थिक जुगाड़ किसी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल क्राइसिस पर पर्दा डाल रहे हैं? इस ऑडिट का पर्पस सिर्फ नंबर गिनाना नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की हेडलाइंस के पीछे की असली तस्वीर को समझना था। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की असली सेहत कागजों पर नहीं, इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज से तय होती है।